ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज व्हाट चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 10 जो है हमारा वो क्या है, गवर्नेंस एंड कंप्लायंस रिस्क। अब देखो ये जो चैप्टर है इसमें दोनों ही वर्ड्स हमने पहले सुन रखे हैं और ये चैप्टर जो है वो आपका बहुत ही इजी चैप्टर है। इवन आपको अगर याद हो डीडी में हम लोग फर्स्ट चैप्टर देखते हैं पार्ट ए का, चैप्टर नंबर 1 ही है अपने बुक का, कॉर्पोरेट कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अगर आपको वो चैप्टर आता है ना तो आपको ये चैप्टर जो है वो बिना पढ़े ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप जब भी वो चैप्टर पढ़ते हो डीडी में उसके जस्ट बाद आप ये चैप्टर खोल के देखना, 10 मिनट में आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही कंटेंट है, बस आपको यहाँ पे जो हेडिंग्स हैं थोड़ी सी लैंग्वेज है वो डिफरेंट मिल जाएगी, मीनिंग एंड इंटेंट एकदम सेम है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे बात करनी है गवर्नेंस, हम सब लोग जानते हैं। सेकंड जो अपना टर्म है दैट इज व्हाट, कंप्लायंस रिस्क। अब देखो कंप्लायंस रिस्क क्या होता है, अगर आपकी कंपनी के ऊपर जो भी कंप्लायंस एप्लीकेबल हो रही हैं, अगर आपने वो कंप्लायंसेस नहीं फॉलो किए हैं, आपने नॉन कंप्लायंस की है, तो नॉन कंप्लायंस की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस आपके ऊपर आएंगे वो कॉन्सिक्वेंसेस को ही हम क्या बोलते हैं, कंप्लायंस रिस्क। अब एक बात बताओ, आपके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस कौन कौन से आ सकते हैं? आपके ऊपर पेनल्टीज, फाइन्स एप्लीकेबल हो सकते हैं, बहुत केसेस में आपका इवन इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग बात करें वाइंडिंग अप भी हो सकता है। अगर आपको एक पॉइंट याद हो सेक्शन नंबर 271 में आता है कि अगर आपने कॉन्सिक्यूटिव 5 फाइनेंशियल ईयर्स तक एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइलिंग नहीं की है, एमजीटी 7 एओसी 4, तो आपका वाइंडिंग अप भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्टर्स के ऊपर क्या आ सकती है, पर्सनल अनलिमिटेड लायबिलिटी भी आ सकती है। ऑब्वियस सी बात है, जो आपकी कंपनी है ऑब्वियसली उसकी मार्केट में गुडविल पे इम्पैक्ट आएगा, रेपुटेशन पे इम्पैक्ट आएगा। कोई नॉन कंप्लायंट कंपनी है तो कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा, तो फंडिंग में प्रॉब्लम आएगी, इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम आएगी, और जो गवर्नमेंट है, रेगुलेटर्स है, उनका भी ट्रस्ट आपके ऊपर से हट जाएगा, इंक्वायरीज बढ़ेंगे, इन्वेस्टिगेशंस बढ़ेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके ऊपर अराइज हो सकती है। स्टेक होल्डर्स आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे, बैंक वगैरह सोचेंगे बेकार कंपनी है, लोन वगैरह नहीं देंगे, तो हर कोई स्टेक होल्डर जो है उसका ट्रस्ट आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा, रिपुटेशन आपकी काफी हार्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये जो भी रिस्क है वो किसकी रिस्क है, कंप्लायंस नहीं करने की वजह से जो भी आपके ऊपर रिस्क अराइज हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लायंस रिस्क, ठीक है। अब देखो सुनो, इस कंप्लायंस रिस्क को ही मैनेज करने के लिए हम अपनी कंपनी में इंटरनल पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशन सिस्टम बनाते हैं ताकि हम पूरी प्लानिंग कर सकें। प्लानिंग किस तरीके से, सबसे पहले आपको पता करना है कि आपके ऊपर कौन कौन से टाइप के कंप्लायंस एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद में आप क्या करोगे, एलोकेट करोगे, सबको ड्यूटीज असाइन करोगे, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, किस किस पर्सन को किस किस टाइम पीरियड पे कौन कौन सी कंप्लायंस उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है, किसको उसको रिपोर्ट करना है, तो आप सबकी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह लगाओगे। अच्छा अब देखो ऑब्वियसली बात है, एम्प्लॉइज हैं तो आपको उनको ट्रेनिंग वगैरह भी देनी पड़ेगी कि अच्छा किस तरीके से काम करना है, आपको किसको रिपोर्ट करना है। अगर मान लो कोई सॉफ्टवेयर वगैरह के थ्रू आप काम करवा रहे हो वर्चुअल तरीके से, तो आपको उसकी भी ट्रेनिंग वगैरह देनी पड़ेगी, तो ट्रेनिंग वगैरह भी आप टाइम टाइम देते रहो। इसके बाद में जो भी कंप्लायंस आपकी कंप्लीट हो रही है, आप कंप्लीट होने के बाद में उसका रिकॉर्ड मेंटेन करो कि आपने एक्चुअल उस टाइम पे कितनी कंप्लायंसेस कर ली। फिर आप उन दोनों को मैच करो कि आपको कितनी करनी चाहिए थी यानी एक्सपेक्टेड, और कितनी एक्चुअल आपने कर ली। फिर आप चेक करो डेविएशंस, मान लो आपको 10 कंप्लायंसेस करनी थी, आपने 8 ही करी, तो डेविएशन कितने का आ गया, 2 कंप्लायंस आपकी रह गई, डिले हो गया, तो आप वो चेक करो। फिर चेक करो कि वो 2 कंप्लायंसेस कौन से पर्सनल को हमने एलोकेट की थी, उसने क्यों नहीं करी, क्या रीजन है, फ्रॉड है या फिर नेग्लिजेंस है, व्हाटएवर, तो वो सब चीजें आपको देखनी है। फिर ये जो भी पूरे कंप्लायंस का आपका सिस्टम बना हुआ है, इस पूरे सिस्टम को मॉनिटर भी करना है, चेक करना है कि क्या ये सिस्टम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, और फिर आपको लास्ट में रिपोर्टिंग भी करनी है। तो जो भी लोग हैं एक्चुअल इन्वॉल्व हैं इम्प्लीमेंटेशन में या कंप्लायंस करने में, उन्होंने कितनी कंप्लायंस की, कितनी कंप्लायंस नहीं की, तो ये सारी रिपोर्ट बनाकर तो टॉप मैनेजमेंट को सबमिट करेंगे। फिर अल्टीमेटली वो रिपोर्ट कहाँ जाएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में सबमिट होगी। तो जो पूरा अपना प्रोसेस है, ये पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं हम इसे, कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये हम पढ़ चुके हैं डीडी में ऑलरेडी, बट यहाँ पर भी एकदम ही सेम कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम आपको मेंटेन करना है। अच्छा इसके अलावा एक अपना होता है कंप्लायंस प्रोग्राम।
कंप्लायंस प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे ऊपर जो भी लॉज एप्लीकेबल हो रही है ना, हम आइडेंटिफाई करते हैं वही कि कौन कौन सी लॉज एप्लीकेबल हो रही है, उसकी आप एक लिस्ट प्रिपेयर कर लोगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप ऐसे याद थोड़ी रख सकते हो, इतनी सारी कंप्लायंस, इतनी बड़ी कंपनी है, हर दिन आपको कुछ ना कुछ कंप्लायंस करनी होती है। तो आप एक लिस्ट प्रिपेयर करके रख दो कि अच्छा मेरे ऊपर ये कंप्लायंस एप्लीकेबल हो रही है। आप उसके सामने लिख दो किस किस की ड्यूटी बनती है, क्या क्या टाइमिंग है, कि मान लो आपको बोर्ड मीटिंग के एक दिन में ये काम करना है, 2 दिन में ये काम करना है, या आपको क्वार्टर के 15 डेज में ये काम करना है, तो आप टाइमिंग लिख दो कि ये आपको कब तक करनी है। फिर आप पर्सन का नाम लिख दो, किस किस पर्सन को ये काम करना है। तो आपने सब कुछ एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में बना रखा है। जैसे हम लोग नोट बनाते हैं, एक तो आपकी लैंग्वेज लिखी हुई हो, मैं आपको सिर्फ बोल के बता दूं, एक अगर हम चार्ट फॉर्मेट में पढ़ते हैं ज्यादा बेटर क्या होता है, चार्ट के थ्रू, तो वो आपको याद भी रहता है, मेमोरी भी एड रहती है और आप भूलते भी नहीं। ठीक है, और आपके पास रिकॉर्ड भी है, प्रूफ भी है कि अच्छा हमने ये काम कंप्लीट कर लिया। तो उस तरीके से आपको क्या बनाना है, कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस का और एक्चुअल आपने कितनी कंप्लीट कर ली, एक चार्ट फॉर्मेट में आपको बना के रखना है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लायंस चार्ट बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। चलो अब देखो यहाँ पर आ जाओ, इसने हमें वही बोला है कि अगर आप एक प्रॉपर कंप्लायंस प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें क्या क्या आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, क्या बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखो फर्स्ट इसने क्या बोला है, जो भी आपके हाई लेवल कंपनी पर्सनल है, यानी टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको क्या एक्सेस करनी है, इफेक्टिव ओवरसाइट, यानी वही मॉनिटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए टाइम टू टाइम। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप क्या करो, डायरेक्शंस दो प्रॉपर। देन जो भी आपके पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स, वो रिटन होनी चाहिए, ओरली होंगी तो भूल जाएंगे। एम्प्लॉयज वगैरह को ट्रेनिंग देनी है, एजुकेशन देनी है। देन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, रिपोर्टिंग प्रॉपर आपका होना चाहिए, किसको आपको रिपोर्ट करना है, चेकिंग करनी है आपको, मॉनिटरिंग वगैरह करनी है। और मान लो कि अगर किसी ने कंप्लायंस ऑब्लिगेशन नहीं मानी है, तो वायलेशंस वगैरह की हैं, तो क्या क्या उसके ऊपर ऑफेंसेस आ सकते हैं, तो वो सारी चीजें भी हमें ध्यान में देनी है और मेंशन करके रखनी है। ठीक है, देन आते हैं वही कॉन्सिक्वेंसेस, तो हमने ऑब्वियसली बात कर ली है, पेनल्टी लग जाएंगी, फाइन लग जाएंगी, आप जो है वो मार्केट को अप्रोच नहीं कर पाओगे। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, एक्सेस टू मार्केट एंड प्रोडक्ट डिलेज, आप मार्केट को अप्रोच नहीं कर पाओगे, कस्टमर्स नहीं आएंगे आपके, इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे, तो वो सारी आपके ऊपर प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है। तो इसे हम कहते हैं रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस। चलो अब देखो, इसके बाद में आपको अलग अलग कुछ कंपनीज एक्ट के सेक्शंस दे रखे हैं कि अगर आपने कौन कौन से टाइप के मतलब फ्रॉड्स करे हैं तो आपके पेनल्टीज वगैरह आ सकती है। तो पेनल्टीज क्या, आपको लिस्ट वही देखो, अगर आपने प्रोस्पेक्टस में कुछ भी चीज गलत दी है तो आपके ऊपर लायबिलिटी आ सकती है, आपके ऊपर सर्च और सीजर के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो सकते हैं, आप 447 448 में फॉल कर सकते हो। तो बेसिक बेसिक जो चीजें होती हैं कंपनीज एक्ट में, ये हम ऑलरेडी अलग अलग जगह पे बात कर चुके हैं, तो वो आपको वापस यहाँ पे रिपीट करके दे रखा है। चलो नेक्स्ट देखो, आ जाओ, नेक्स्ट हमें गिवन है कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी टाइप की रिस्क हमारे ऊपर आ रही है तो हमें उसको मैनेज तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब चाहे वो कंप्लायंस रिस्क है, चाहे वो कोई और रिस्क है, सबसे पहले स्टेप 1 क्या रहता है रिस्क मैनेजमेंट में, हमने पढ़ लिया रिस्क आइडेंटिफिकेशन। आपको पता तो होगा कि क्या रिस्क आने वाली है हमारे ऊपर, आपको पता ही नहीं है कि अच्छा मुझे 20 कंप्लायंस करनी है, तो आप उस रिस्क को मैनेज करोगे क्या, नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस, दैट इज व्हाट, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफाई करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। ठीक है, असेसमेंट करो, एनालिसिस करो, जो भी रिस्क आ रहे हैं उनके साथ में डील करो, दैट इज व्हाट रिस्क हैंडलिंग। रिस्क हैंडलिंग के लिए अभी हमने पढ़ा था आपको क्या बनाना है, कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम। और लास्ट में आपको याद होगा अपना स्टेप क्या होता है, जब भी हम पूरा रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट कर लेते हैं आपको उस प्रोसेस को क्या करना होता है, इवैल्यूएट करना होता है कि क्या ये प्रोसेस प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है या इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है। अगर आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम्स है तो आपको उन प्रॉब्लम्स को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना होगा, यानी चेंजेस आपको करने होंगे अपने कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम में। ठीक है, चलो अब इसके बाद में आ जाओ, नेक्स्ट हमें टॉपिक गिवन है कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन। अब देखो बेसिकली आपको रिस्क मिटिगेशन करना है तो आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे अगर आपको पता ही नहीं है कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, तो आप क्यों पढ़ोगे, आपको पता है ना आप फेल हो जाओगे, एग्जाम्स पास में है, मार्क्स नहीं आते और आपको जॉब चाहिए, तब तो आप पढ़ रहे हो। अगर आपको लगता हो कि नहीं क्या ही काम है, ऐसे ही पढ़ रहे हैं, तो फिर हम थोड़े से लीनियंट हो जाते हैं कि ठीक है आज नहीं कल कर लेंगे। तो वही है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या एस्पेक्ट है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो आपको उसी के लिए कुछ कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं कि अगर कंप्लायंसेस आपने नहीं करी
तो आपके ऊपर क्या टाइप का रेपुटेशनल डैमेज आएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की क्या मार्केट वैल्यू पे इंपैक्ट आएगा, क्या सेल्स पे इंपैक्ट आएगा, क्या कस्टमर पे इंपैक्ट आएगा, ठीक है। किस तरीके के हमारे ऊपर नॉन कंप्लायंस के ऑब्लिगेशंस आ सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें कौन कौन से की स्टेक होल्डर्स हैं जो छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी देन कंप्लायंस अगर आपने नहीं करी है तो जो पेनल्टी आएंगी उसकी क्या कॉस्ट आएंगी, क्या बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो है आपको क्वेश्चंस बना के सबको समझा रहा है। जब तक आप उनको ये नहीं बताओगे कि अच्छा इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तब तक कोई वो बात मानेगा नहीं। तो ये क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको वही सब कुछ बता रखा है, ठीक है। एक बार रीड कर लेना। चलो अब इसके बाद में आ जाओ, देखो कि जो ये अपना कॉर्पोरेट कंप्लायंस का पूरा मैनेजमेंट का सिस्टम है उसमें क्या क्या हमें बातें ध्यान में रखनी है। देखो सबसे पहले जो ड्यूटी दे रखी है वो मैनेजमेंट की ड्यूटी दे रखी है। अब मैनेजमेंट का क्या काम है, उसको स्ट्रैटेजीज वगैरह सेट करनी है, डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है सबको, एक प्रॉपर एक कल्चर एक एनवायरनमेंट सेट करना है, मॉनिटरिंग करनी है, और ये सारी चीजें जो है वो टॉप मैनेजमेंट की हो जाएंगी, ठीक है। देन रिस्क मैनेजमेंट का काम करना है, लीगल और कंप्लायंस बेसिकली जो सीएस हो गया, रिस्क मैनेजमेंट ऑफिसर्स हो गए, उनका पूरा का पूरा काम रहेगा, ठीक है। इसमें बेसिकली जो भी लीगल टीम वाले, क्योंकि जब हम कंप्लायंस वाले रिस्क की बात कर रहे हैं तो जो भी लीगल टीम वाले हैं उनको सब कुछ पता होना चाहिए। तो जो भी हमने अभी बात करी है वही ट्रेनिंग हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, रिपोर्टिंग हो गया, वो सब कुछ इस डिपार्टमेंट में आ जाएगा। एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट, हैंडलिंग, वो सब कुछ भी यहाँ पे आ जाएगा। और लास्ट में हम लोग क्या बात करते हैं, सब कुछ प्रॉपरली हुआ है नहीं हुआ है उसके लिए आप प्रिपेयर कर लो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। तो आप क्या करवा लो, ऑडिटर बुला लो, इंटरनल ऑडिट करवा लो, और उससे क्या होगा जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है वो हमें इजीली वहां पे पता चल जाएंगे कि अच्छा ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर हम उसको इफेक्टिवली रिड्रेस कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ड्यूटीज दे रखी हैं अलग अलग सेगमेंट के अकॉर्डिंग्स में। अब इसके बाद देखो क्या बोला है, सक्सेसफुल कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में जो हमने बात की थी। तो वो जो आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसमें आपको कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, असेंशियल्स हैं बेसिकली। क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, हमने बात की थी कि जो भी रिपोर्टिंग वाली चीज होनी चाहिए, इसके अलावा आपकी जो है वो मॉनिटरिंग वाली चीज होनी चाहिए, पॉलिसीज रिटर्न होनी चाहिए, तो वही बेसिक बेसिक बता रखा है। देखो फर्स्ट क्या बोला है इसने, इफेक्टिव बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट ओवरसाइट। ओवरसाइट का मतलब क्या होता है, वही मॉनिटरिंग, चेकिंग वगैरह करना, ठीक है। देन आपकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एकदम रिटर्न और इफेक्टिवली कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसे गोल्स मत सेट करना जो अचीव ही नहीं हो सके। देन आपको वही है रिस्क को चेक करना है, ठीक है। देन वही मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, वही रिपीटेटिव चीजें दे रखी है। टेस्टिंग में क्या आ जाएगा, इंटरनल ऑडिट आ जाएगी। तो जो ऊपर हमने लिखा है ना बस वही, आपको अगर हेडिंग्स आ गई ना समझ में, कंटेंट तो ये पढ़ना ही मत, जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। ओके अब आते हैं लास्ट पे। लास्ट जो हमें टॉपिक किया ना दैट इज व्हाट, जीआरसी। जीआरसी क्या होता है, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस। अब देखो ये तीनों ही एस्पेक्ट्स एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले क्या होता था कि इन तीनों को ना कंपनीज इग्नोर करती थी, क्योंकि पहले बस ठीक है प्रॉफिट आ रहा है ना, जैसे भी आया हमें कोई मतलब नहीं है बाकी सारे मैटर्स से। पर आजकल के टाइम पे गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो अब बहुत सारी कंपनीज क्या करती है कि इन तीनों के लिए ना कंबाइंड डिपार्टमेंट्स बना देती हैं, कि एक पूरा डिपार्टमेंट बना लिया जो इसमें जो है वो लोगों को हायर किया जो पूरा का पूरा ये तीनों मैटर्स के रिगार्डिंग एडवाइस वगैरह देंगे, चेकिंग, ओवरसाइट, मॉनिटरिंग, ये सब चीजें करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा भैया, अगेन एडवांटेजेस, अगर आपकी गवर्नेंस अच्छी है तो हमें पता है गवर्नेंस के क्या एडवांटेजेस होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट अच्छी है तो भी एडवांटेजेस होते हैं। तो बेसिकली ये टॉपिक पे कुछ नहीं है, बस कंबाइन करके वापस दे रखा है। देखो क्या बोला है, गवर्नेंस का मीनिंग दे रखा है हमें, देन हमें रिस्क मैनेजमेंट का मीनिंग दे रखा है, एंड देन हमें कंप्लायंस का मीनिंग दे रखा है। और क्या बता रखा है कि इन तीनों को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करके अप्लाई करना है। इन तीनों में से कोई भी चीज अगर मिस हो गई तो आपके ऊपर रिस्क अराइज हो सकती है, तो जो काम हमें करना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोल दिया कि जीआरसी के लिए जैसे मैं बताया था आपको क्या अलग डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है ऑब्वियसली, पर अगर आप बनाते हो तो आप बना सकते हो। चलो तो विद दिस ये चैप्टर छोटा सा चैप्टर है, ये चैप्टर होता है कंप्लीट।